120/80 है या उससे 1-2 भी नीचे है तो क्या फिर भी हम उसको कंसिडर करेंगे कि शायद अब ये बीपी की रेंज में बढ़ है हाई? 2 से 3 बार बीपी करेक्ट पोस्चर में करेक्ट टाइम पर नापा जाए, उसके बाद उसका एवरेज आउट करना चाहिए। और हाँ, 1-2 मिलीमीटर मर्करी ऊपर नीचे होने से वी कैन नॉट मतलब हम बोल नहीं सकते कि भाई यही बीपी है। लोगों के साथ कई बार होता है कि हॉस्पिटल में जाएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे तो बीपी खुद ही बढ़ने लगता है। तो ये वाले में भी होता है कि रेंज फ्लक्चुएट हो सकता है? हमारा दिमाग बहुत नोटोरियस होता है, बैक ऑफ माइंड में रहता है कि हम अस्पताल में आए हैं, कोई खराब चीज़ ना निकल जाए, कोई मेरे को बीमारी का ना पता चल जाए। तो ऐसे केसेस में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। उन केसेस में ये 24 घंटे वाला जो बीपी की मशीन है वो काफ़ी कारगर साबित होती है। तो आपके हिसाब से है ऐसी चीज़ें खाने की जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं और आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि इसको मत खाइए कुछ समय के लिए? ज़्यादातर जो पैकेज फूड्स होते हैं, स्टोर्ड फूड्स होते हैं, उनको मना करते हैं। कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन कुछ केसेस में हम मना करते हैं। डेफ़िनेटली पिकल्स को, चिप्स को, इनको मना करते हैं हम। जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे ऑडियंस उसको उनको आप एडवाइस देंगे कि ये बदलाव कर लीजिए तो आपका बीपी जो है हाई ब्लड प्रेशर वाला कंट्रोल में आ जाएगा। केला वगैरह जिनमें पोटेशियम रिच डाइट्स हैं, थोड़ा आप ले सकते हैं। नींबू पानी विदाउट एडेड सॉल्ट आप ले सकते हैं। फाइबर डाइट खीरा वगैरह आप ले सकते हैं। दाल लें लेकिन कम घी में बनी हुई दाल लें, शाम में लें। सैचुरेटेड फैट्स कम हो जैसे वैसे वैसे आप लें। और रोटी में जो है जैसे ज्वार बाजरा की आप रोटी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। से कब मार्कर्स एकदम डीरेंज रहते हैं बीपी में और कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं तब आप एडवाइस करते हैं कि नहीं अब तो आपको दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल चेंजेस से कुछ नहीं होगा? लोगों को लगता है कि भाई चक्कर आ रहा है, थोड़ा डिजीनेस सा लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि 130/90 से अगर ऊपर है बीपी और सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, या 140/90 से ऊपर है, तो इसका एक ही वे आउट है कि आप रेगुलर वे में अपना ब्लड प्रेशर देखें। जी, चेक करें। और अगर जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है रिस्क फैक्टर्स के साथ, या 140/90 है और विदाउट रिस्क फैक्टर्स, तो डेफिनेटली आपको दवाइयाँ शुरू करी जाएंगी। WHO की माने तो इंडिया में तकरीबन 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे डराने वाला आंकड़ा वो ये है कि इन 22 करोड़ में से सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। बोला जाता है कि इसके कोई लक्षण नहीं आते और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो चुकी होती है। इंडिया में बीपी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हम आए दिन किसी न किसी के मुंह से सुनते रहते हैं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी वजह से तमाम तरह की चीज़ें हो गई। तो अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका बीपी अक्सर हाई रहता है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के सेशन में हम आपके लिए बहुत ही डिटेल में सारी जानकारी लेकर के आए हैं। जो उसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर शांतनु सिंघल जो कि कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा। और उम्मीद करूंगा कि ये सब लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी यही चाहेंगे कि आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक हम इस टॉपिक के बारे में उनको सही इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस एकदम सिंपल लैंग्वेज में पहुंचा सके। तो सबसे पहले डॉक्टर हम आपसे यही चाहते हैं कि एक बार आप ये ज़रूर बता दीजिए कि क्या है ब्लड प्रेशर, बॉडी में इसका रोल क्या है और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या इंडिकेशन देता है हमारी बॉडी? देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि जो फोर्स ब्लड हमारी वेसल्स या रक्त वाहिनियों पर लेटरली या साइडवेज मारता है हार्ट के पंपिंग के बाद, उसको ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किसे बोला जाता है? जब वही प्रेशर ज़्यादा अमाउंट में लगता है और परसिस्टेंटली या हमेशा ज़्यादा अमाउंट पर हमारे रक्त वाहिनियों पर लेटरल प्रेशर डालता रहता है, तो वो चीज़ हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके मुख्य कारण यूजुअली बुरा लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, जेनेटिक्स भी होता है कई कारणों में।
लेकिन आजकल के स्पेशली यंगस्टर्स में इसके मुख्य कारण लाइफस्टाइल का खराब होना है। खराब होना है। अगर हमें ये जानना हो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है और हम उसे कब हाई कंसिडर करते हैं, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में तमाम मिथ्स है कि 120/80 है, 130/90 है, 140/90 है। आप हमारे साथ हैं, प्लीज़ आप बताइए क्या है एग्ज़ैक्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज? सी अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं, क्योंकि हम लोग गाइडलाइंस के हिसाब से चलते यूजुअली हैं। चलते हैं, हुँ, तो पहले जो है जेएनसी की गाइडलाइंस फॉलो करी जाती थी, जो जेएनसी 8 तक रुक गई 2014 तक। ठीक है। उसके बाद आज के ज़माने में एएचए गाइडलाइंस, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, हुँ, जिसमें इसको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करा गया है। पहला हिस्सा होता है कि जब नहीं है या एट रिस्क है, हुँ, तो वो 120/80 माना जाता है, 120 से कम, 80 से कम। जो एलिवेटेड माना जाता है, वो माना जाता है कि अगर 120 से लेकर 139 तक हो, हुँ, 120 टू 139 तक हो, और ऐसे ही डायस्टोलिक प्रेशर जो है, जो दूसरा नीचे वाला होता है, वो 80 के नीचे रहे। ठीक है। फिर आता है स्टेज 1 और स्टेज 2, तो हुँ, इसमें 10-10 mmHg बढ़ा बढ़ दीजिए। जाता है। तो कुल मिलाकर अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 यानी कि 130/90 के ऊपर है, हुँ, हुँ, और उसको रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज़ है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, या फिर अन्य किडनी की बीमारियां हैं, तो वो एक रिस्क पर आ जाता है और उसको दवाइयां शुरू करने की ज़रूरत पड़ पड़ सकती है। सकती है। लेकिन अगर ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है, हुँ, लेकिन ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है परसिस्टेंटली, तब उस इंसान को या पेशेंट को दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चेक कराने के लिए जाते हैं, तो एग्ज़ैक्ट 120/80 या मतलब 119 बाई ऐसा कि 1-2 कुछ वैल्यूज़ जो है वो डिरेंज होंगी। तो अगर 120/80 है या उससे 1-2 भी नीचे है, तो क्या फिर भी हम उसको कंसिडर करेंगे कि शायद अब ये बीपी की रेंज में बढ़ है हाई? देखिए, बीपी लेने का तरीका भी सही होना चाहिए, और एक बीपी पर हम कभी रिलाय नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। इट शुड बी कि उसका एवरेज निकला हो, 2 से 3 बार बीपी करेक्ट पोस्चर में, हुँ, करेक्ट टाइम पर नापा जाए, उसके बाद उसका एवरेज आउट करना चाहिए। और हाँ, 1-2 मिलीमीटर मर्करी ऊपर-नीचे होने से वी कैन नॉट, मतलब हम बोल नहीं सकते कि भई यही हुँ। बीपी है। तो उसका एवरेज आउट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो फिर अगर कोई ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए जा रहा है, क्या सही तरीका, सही समय और आपने जैसे कहा कि एक बार में हम नहीं मानते, कितनी बार करा कर के कन्फर्म करें? अगर मैं आपको यूजुअल तरीका बताऊँ, तो घर पर अगर हम बीपी मेजर कर रहे हैं, तो आपका जो हार्ट का लेवल है और हाथ का लेवल है, वो आपकी जो ब्लड प्रेशर की मशीन है, उसके लेवल पर जितना होना हो चाहिए। सके उतना होना चाहिए। आप ठीक है, रिलैक्स्ड होने चाहिए। जो ब्लड प्रेशर का कफ होता है, वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे भी बीपी पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हुँ, आप उससे पहले, बीपी नापने से तुरंत पहले, ना तो एकदम भाग के आए हुए होने चाहिए, आप जो है काफ़ी काम स्थिति में होना आपका ज़रूरी है। जब आप बैठे हों, तब आपके जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो क्रॉस्ड लेग्स नहीं होने चाहिए आपके। और किसी भी तरीके की स्मोकिंग या अल्कोहल या ऐसी भी कोई भी परिस्थिति आपके तुरंत पहले या बाद में नहीं होनी चाहिए। तो मोटी-मोटी यही बातें हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुरंत ही पेशेंट आते हैं और तुरंत ही बीपी नपवाते हैं कि भई जल्दी से डॉक्टर साहब को देखो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करने की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो भी उस बीपी को 100% बीपी नहीं मानना नहीं चाहिए। मानना थोड़ा चाहिए। रेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट। ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया, एट द लेवल ऑफ हार्ट आपका जो है ब्लड प्रेशर का मशीन रखा होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं बैठे होने चाहिए आप, और तब बीपी नपवाएँ और उसकी 2-3 रीडिंग्स लें, उसका एवरेज लें और तब उसको देखा जाए। कोई ऐसा है कि खाने की चीज़ें मना करते हैं या पीने की चीज़ें या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि ये सारी चीज़ें करके आप तुरंत अपना बीपी मत चेक करिए? बिल्कुल, कई जगह बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग ना करा हो, हाँ, कॉफ़ी या कैफ़ीन का भी कई बार कुछ असर पड़ पड़ सकता सकता है। ठीक है। है, इन सब चीज़ों पर। तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलरली नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीकर एकदम से बीपी नहीं नपवाना चाहिए हुँ, कि बहुत हाई अमाउंट में ले लिया है, क्योंकि उससे फिर एक तरीके का स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया है तो। नॉर्मल अमाउंट्स में लेना चाहिए, नॉट टू मच। हुँ। इसमें आपने जैसे कहा कि ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत सारे लोग कोई जिम से आते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ या कुछ हुँ। एक्टिविटी की दौड़ते हुए आ रहे, भागते हुए आ रहे, तब चेक करने लगते हैं, तो वो उससे भी क्या बीपी में फ्लक्चुएशंस दिखाई दे सकते हैं?
बिल्कुल फ़र्क लग हुँ, सकता है। जब आप कोई भी स्ट्रेस भरी एक्टिविटी कर कर आ रहे हैं, तो आपके अंडर के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हुँ, और आपका ब्लड प्रेशर हायर लेवल्स पे पहुँच जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भई आपका बीपी बढ़ा हुआ है। हुँ, वो सही या करेक्ट बीपी नहीं होता नहीं है होता उस है। समय। तो ठीक है। इसीलिए उसको लेने से पहले आपको काफ़ी काम स्थिति में होना चाहिए। ऐसा है कि अगर हम एक बार सुबह उठ करके अपना ब्लड प्रेशर चेक कर ले रात में सोते वक़्त और दिन में एक बार किसी भी रैंडम में टाइम, तो ये भी हमें एक सही आइडिया बता देता है कि हम मतलब फ़ॉल कर रहे हैं कि नहीं हाई बीपी वाले रेंज में? ये बहुत ही लेमैन तरीका है। हुँ, इसमें जो है कई तरीके के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अचानक काफ़ी हाई भी दिख सकता है, अचानक काफ़ी लो भी लो दिख भी दिख सकता है। सकता है। जनरली अर्ली मॉर्निंग पर अगर आप बीपी लेंगे तो बीपी का सर्ज होता है, बढ़ता है बीपी। सब में ही, जिनको बीपी है भी, जिनको नहीं भी है। ओके, तो आप उसको एकदम एक्यूरेट नहीं नहीं मान मान सकते हैं। सकता। हुँ, बढ़िया तरीका ये होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार बीपी नाप पाएँ, हुँ, उतना अच्छा है। ठीक है। नहीं तो आजकल एम्बुलेटरी बीपी मशीन यानी कि 24 घंटे तक जो है बीपी का कफ लगा के रखते हैं, उसको 1 घंटा या 2 घंटे पर सेट करते हैं हुँ, और एक एवरेज आउट बीपी आ जाता आ है। जाता है, तो ठीक है। हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है ब्लड प्रेशर कब-कब, कितना-कितना वैरी कर रहा है, हुँ, जब आप घर पर अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ओके। इसमें डॉक्टर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन वाला भी प्रॉब्लम मतलब जो है लोगों के साथ हुँ। कई बार होता है कि हॉस्पिटल में जाएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे तो बीपी खुद ही बढ़ने लगता है। तो ये वाले में भी होता है कि रेंज फ्लक्चुएट हो सकता है? बिल्कुल होता है। हुँ, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक्चुअली होता है और काफ़ी लोगों में देखा जाता है। मरीज़ हॉस्पिटल आता है, भले ही उसको डर ना हो, भले ही वो कितनी बार बोलता है कि नहीं डॉक्टर मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, ऐसा तो कुछ भी स्ट्रेस नहीं है मेरे को, लेकिन हमारा दिमाग बहुत नोटोरियस होता है। हुँ, बैक ऑफ माइंड में रहता है कि हम अस्पताल में आए हैं, कोई खराब चीज़ ना निकल जाए, कोई हुँ, मेरे को बीमारी का ना पता चल जाए। हुँ, तो ऐसे केसेज़ में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है एंड उन केसेज़ में ये 24 घंटे वाला जो बीपी की मशीन है, वो काफ़ी कारगर साबित होती है। ठीक है। आजकल फ़ोन वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं या इवन होम पे मतलब घर पे यूज़ करने वाले होम मॉनिटरिंग डिवाइसेज़ भी होते हैं ब्लड प्रेशर के। वो एक्यूरेट बता पाते हैं या जो डॉक्टर के हुँ, पास हम गए चेक कराने के लिए हुँ। वही सबसे सही है? ऐसा नहीं है, हुँ, मशीन जो होती है वो बेटर है कि घर पर होम एनवायरनमेंट में अगर बीपी ले तो वो बेहतर है, ज़्यादा लेकिन जैसा बेटर कि मैंने बताया एक रीडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, मल्टीपल रीडिंग्स ओवर टाइम हमारे को देखनी पड़ती हैं कि और एवरेज आउट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रात का जो बीपी होता है उसमें 10% का डिप होना आवश्यक होता है, हुँ, पूरे दिन से। तो वो ऐसे मेज़र नहीं करा जा सकता है। वो ठीक है। जब आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे हुँ। तभी देखा जा सकता है वो सारी ऐसे चीज़ें। कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो रिस्क पर हैं कि इनमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो सो दैट वो हमारे जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं खुद को आइडेंटिफाई करके और अवेयर एक रहें कि हाँ, चलो हम हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क पे है, अभी से हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करेंगे। बहुत ही बेसिक से अगर मैं शुरू करूँ, हुँ, तो जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है। अल्कोहल लेते हैं, हुँ, एक्सरसाइज़ एटलीस्ट 30 से 35 मिनट रोज़ की नहीं करते हैं, हुँ, जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके हाई हैं, जिनको अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स है हुँ, या किडनी का प्रॉब्लम्स है, इवन स्ट्रेस, वर्क होल्ड पर और आपके ऑफ़िस की जगह पर अगर आप स्ट्रेस में हैं किसी काम को लेकर, इनफैक्ट जिम से बहुत ज़्यादा आप अगर जिम कर एक्सेसिव इंटेंस इंटेंस एक्सरसाइज़। एजिटेशन वाली हुँ, इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स आपके किसी वजह से अगर बढ़े हुए हैं, प्रॉपर स्लीप अगर आपने 6 से 8 घंटे की नहीं ली है, हुँ, उन लोगों के ऑन एन एवरेज जो है ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़े रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे कि लाइफ़स्टाइल हैबिट्स को, तो बीपी आपका कंट्रोल में आना शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, आपका डायबिटीज़ है और किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, इनको एक लेवल तक कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये बात हम 100% नहीं कह सकते कि बीपी की दवाई बंद ही करी जा सकती कर जा सकती है। तो जो लोग ये रिस्क पर हैं, इनमें ऐसा भी कुछ है कि अगर लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर लिए, तो ब्लड प्रेशर अगर आया है हाई, तो वो सही हो सकता है? है। बिल्कुल हो सकता है, हुँ, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लग सकता है, हाँ, तुरंत नहीं आएगा तुरंत रिज़ल्ट्स। नहीं आएगा। जैसे कि आपको वज़न घटाना है हुँ, अपना, आम तौर पर माना जाता है कि 1 किलो वज़न घटाने पर 1 एमएमएचजी बीपी का घटने का फ़र्क पड़ता है, आम तौर ओके, पर। ठीक है। लेकिन वेट से ज़्यादा ये तो हम मोटा-मोटा मानते हैं, हुँ, वेट से ज़्यादा बीएमआई जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का या इंडेक्स होता है हुँ, बीएमआई, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि 3 से ज़्यादा घटने पर
ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं आ सकते हैं, ठीक है। इनमें। इसमें अगर हम लोग यही जानना चाहें कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो चाह रहे हैं कि इसको हम रिवर्स करें या रोक दें, आगे ये ज़्यादा दिक्कत ना दे, तो क्या-क्या आपके हिसाब से आप अपने पेशेंट्स को या जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ऑडियंस उसको उनको आप एडवाइस देंगे कि ये बदलाव कर लीजिए तो आपका बीपी जो है हाई ब्लड प्रेशर वाला कंट्रोल में आ जाएगा? सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो जिस वजह से उसका बीपी बढ़ा है, उसके कोई रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो बदलाव के बाद जो है कम हो सकते हैं। जैसे? जैसे कि स्मोकिंग करना, हाँ। अल्कोहल लेना, नींद पूरी तरीके से ना करना आपकी 6 से 8 घंटे की, या फिर आपके पानी का, सॉल्ट का इंटेक, इन सब पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी डाइट कैसी है? हुँ, यूजुअली हम लोग जो प्रेफ़र करते हैं, जिनका बीपी बढ़ा होता है, उनको हम बोलते हैं डैश डाइट, DASH, ओके। जिसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी एक्टिवेशन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अच्छा, ठीक बीपी है। को रोकने के लिए जो डाइट इस्तेमाल करते हैं, हुँ, उसमें आपके सोडियम लेवल्स कम होने चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स कम होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और पानी कम से कम 1.5 से 2 लीटर पर डे के हिसाब से होना चाहिए। ये ठीक है। मोटी-मोटी चीज़ें हैं। हुँ, तो जो मॉडिफ़ाई हो सकती हैं वो हम करके देखें चीज़ें। सबसे पहला जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो देते हैं कि सॉल्ट डाइट आप कम रखें, सॉल्ट डाइट बिल्कुल कम रखें। यूजुअली हम लोग 5 ग्राम पर डे से कम रखने की सलाह देते हैं पूरे दिन में खाने में। और 5 ग्राम कितना होता होगा? 5 ग्राम आपके खाने में जितना पड़ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, मोटा-मोटी क्योंकि 1 चम्मच? मोटा-मोटा 1 चम्मच, 1 ठीक है। टेबल स्पून हुँ, होता है। तो इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि वो लेने से जो है वाटर रिटेंशन आपका ज़्यादा हो जाता है और उससे बीपी बढ़ने के हाई चांसेस रहते हैं। बट इतना जो आप नमक की क्वांटिटी बता रहे हैं, कई बार तो ये एक चिप्स, नमकीन के पैकेट में इतना हो बिल्कुल, जाता है, तो वो तो बिल्कुल। फिर एक्सेस ही हो गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉनिटर तो नहीं कराया जा सकता, हुँ, लेकिन ये ध्यान रखें कि अचार, नमकीन नींबू पानी, नमकीन छाछ, हुँ, सलाद नमकीन, चिप्स और चाय के साथ लेने वाली नमकीन को बिल्कुल ना लें। ना इसका लें, ध्यान रखें ठीक है। हमेशा। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो डैश डाइट में आपने कहा कि सोडियम लेवल्स कम करने हैं, उसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये हुँ, सारे बढ़ाने हैं, फाइबर हुँ, हुँ, वगैरह। हुँ, हुँ। कितने बढ़ाने हैं और क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? देखिए, हर चीज़ को अगर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में जाएँगे तो उसके लिए पूरा डाइट चार्ट बनता है, हुँ, लेकिन इतना कोई फ़ॉलो हमारी ख़ासकर इंडियन डाइट में फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो ग्रॉस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो हुँ, यही दिया जाता है कि आप जो है ऊपर से नमक डालना बंद बंद कर कर दें, दें। ठीक है। इनफैक्ट जो 90% ऑफ द पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नमक बोल रहे हैं, हम तो सेंधा नमक लेते हैं, हाँ, तो एकदम ठीक है। ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। कैसे? रॉक सॉल्ट इज़ एज़ गुड एज़ आयोडाइज़्ड सॉल्ट। आयोडाइज़्ड सॉल्ट, दोनों सॉल्ट का मैकेनिज़्म बीपी बढ़ाने के लिए सेम है, एकदम सेम है, दोनों से ही बीपी बढ़ता है। इनफैक्ट जो हम रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक लेते हैं, उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो लॉन्ग टर्म में लोगों को थायरॉइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ओके। तो साथ में एक तरफ से आदमी सेंधा नमक खा रहा है, एक तरफ से हुँ। थायरॉइड की दवाई भी खा रहा है और ब्लड प्रेशर तो और है ब्लड ही। प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर बीपी को हमें नॉर्मल रखना है या कम में रेंज में रखना है, तो डाइट से रिलेटेड तमाम तरह की चीज़ें लोगों के मन में रहती है कि हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते या कुछ स्पेसिफिक खाने हैं, जो हमारा बीपी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आपके हिसाब से है ऐसी चीज़ें खाने की जो हुँ, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं और आप हुँ, हुँ। अपने पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि इसको मत खाइए कुछ समय के लिए? ज़्यादातर जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, स्टोर्ड फूड्स होते हैं, उनको मना करते हैं। हुँ, कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन कुछ केसेस में हम मना करते हैं। हुँ, डेफ़िनेटली पिकल्स को, चिप्स को, इनको मना करते हैं हम। और हम बोलते हैं कि केला वग़ैरह जिनमें पोटेशियम रिच डाइट्स हैं, थोड़ा ज़्यादा आप ले सकते हैं। नींबू पानी विदाउट एडेड सॉल्ट आप ले सकते हुँ, हैं। फाइबर डाइट खीरा वग़ैरह आप ले सकते हैं। हुँ, दाल लें, लेकिन कम घी में बनी हुई दाल लें, शाम में लें। सैचुरेटेड फैट्स कम हो, जैसे वैसे-वैसे आप लें। हुँ। और रोटी में जो है जैसे ज्वार बाजरा की आप रोटी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसका क्रक्स निकलता है या बेसिक चीज़ निकलती है, वो ये निकलती है कि सॉल्ट का कंटेंट उसमें कम कम हो। करना होगा, ठीक ये है। है, मतलब हमें मेन नमक कम करना है और नमक ओवरऑल डाइट पर हमें सारी चीज़ें ध्यान देनी ध्यान है। देनी है। तो फिर अगर सारे लोगों ने इस तरह की डाइट फ़ॉलो करना शुरू किए, तो क्या इसके साथ एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है? मतलब डाइट और बिल्कुल, एक्सरसाइज़ दोनों का कंबाइंड रोल है ब्लड प्रेशर बिल्कुल, रिवर्स बिल्कुल। करने में?
बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो रोल होता है सॉल्ट और डाइटरी कंट्रोल के साथ, वो एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ का भी है। एरोबिक एक्सरसाइजेस। मेनली फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़, मतलब योगा और प्राणायाम से भी बेटर होती हैं कि, और सबसे कॉमन और ईज़ी वे है कि आप 30 से 35 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लें। उससे आपके स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल कम होंगे आपके शरीर में, उससे जो है आपकी आर्टरीज़ को ज़्यादा अच्छा, मतलब इतना प्रेशर नहीं मिलेगा, और रेगुलर वे में अगर आप करेंगे, तो आपके प्रेशर लेवल्स एवरेज आउट होके कम की तरफ दौड़ेंगे। दौड़ेंगे, ठीक है। और ये जो एरोबिक एक्सरसाइजेस है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आप बता सकते हैं कि क्या करें, या कार्डियो हुँ, में हुँ। जो आप बता रहे थे वो सारी चीजें? बहुत लाइट एक्सरसाइज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि जिम जाकर आपको जो है इंटेंस इंटेंस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हल्का योगा या एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है। हम्म। और मतलब जैसा कि मैंने बताया, हेवी वेट से थोड़ा नुकसान और ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो स्ट्रेस बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज़ आप कर करें। सकते हैं, ठीक बिल्कुल है। कर सकते हैं। तो अगर किसी ने डाइट भी चेंज कर लिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हुँ। ओवरऑल लाइफस्टाइल भी ठीक कर ली, कितने चांसेस है कि कितने समय में उनका हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स हो सकता है? अ, अगर कोई और ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं, हम्म। जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, कि भाई ऑलरेडी जीन वो मौजूद है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाए, या फिर कोई कार्डियक रिस्क प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टर्स नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल का रिस्क फैक्टर नहीं है, तो लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, एक्सरसाइजेस करने के बाद, आपका जो है सॉल्ट लेवल्स कम करने के बाद, अगले 2 से 3 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आपको दिखने लगेगा। वेट ओके। कंट्रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था बताया आपने, था। हाँ। तो मैंने अपने एवरेज आउट पे, मैं कोई स्टडी नहीं कोट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में जो मेरे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, इनफैक्ट इन नेक्स्ट 1 से 2 महीने में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होने लग जाता है उनका ब्लड प्रेशर, और कुछ लोगों की दवाई बंद करने की भी स्थिति आई है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि दवाई अपने आप ना बंद करें, डॉक्टर की सलाह पर ही बंद डॉक्टर की करें। सलाह पर ही बंद हम करें। अब दवाइयों पर ही आएँगे कि जैसे हुँ। अगर बहुत लोग होते हैं कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर लिया, एक्सरसाइज़ कर लिया, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली दवाइयों की ही नीड पड़ जाती है। तो हुँ। ऐसे कब मार्कर्स एकदम डिरेंज रहते हैं बीपी में और कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तब आप एडवाइस करते हैं कि नहीं, अब तो आपको दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी, लाइफ़स्टाइल चेंज से कुछ नहीं होगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की यही है कि इसके कोई सिम्पटम्स। एग्ज़ैक्ट सिम्पटम्स नहीं है, और ये साइलेंट किलर भी इसीलिए बोला जाता है। राइट। लोगों को लगता है कि भई चक्कर आ रहा है, थोड़ा डिज़ीनेस सा लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या चेस्ट डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है। तो ये कोई एग्ज़ैक्ट साइन्स या सिम्पटम्स नहीं नहीं होते है, हैं कई हाँ। बार। कुछ लोगों में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में जो है पता ही नहीं चलता कि बीपी कब बढ़ा हुआ है, वो बहुत डेंजरस स्थिति होती है। राइट। तो जैसा मैंने बताया कि 130/90 से अगर ऊपर है बीपी और सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, या 140/90 से ऊपर है, तो इसका एक ही वे आउट है कि आप रेगुलर वे में अपना ब्लड प्रेशर देखें। जी, चेक करें। और अगर जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है रिस्क फैक्टर्स के साथ, या 140/90 है और विदाउट रिस्क फैक्टर्स, तो डेफ़िनेटली आपको दवाइयाँ शुरू करी जाएँगी। और दवाइयाँ कितने डोज़िंग से रहती है? मतलब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ रहती हैं या सिंगल या डबल डोज़ ऐसे? शुरुआत में 2 पिल्स को एक कॉम्बिनेशन में कर कर हम लोग देते हैं, ठीक है। और देखते हैं उसका कैसा असर आता हुँ। है। कुछ इनके ग्रुप्स होते हैं दवाइयों के, हल्के-हल्के इनको टाइट्रेट अप करना पड़ता है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है। साइड बाय साइड पैरेलल में उनके जो लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट है और रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें भी कंट्रोल करना होता है, हुँ। ताकि हम बहुत ज़्यादा दवाई ना बढ़ाएँ। हुँ। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस चीज़ से घबराना नहीं होता है कि इतना यंग मरीज़ है, अभी से दवाई लेना शुरू कर रहा है, तो बाद में क्या हाल होगा? हमें बीपी कंट्रोल करना है पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी वो है। ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो ये धारणा निकालनी होगी। और अगर दवाइयाँ जो हैं ले रहे लोग, तो ऐसा होता है कि दवाइयाँ सब में सूट कर ही जाएँगी, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें दवाइयाँ सूट नहीं होती, बॉडी रिजेक्ट कर देती है? बिल्कुल होता है, कुछ दवाइयाँ कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो हम बदल के देखते हैं। इसका मतलब अच्छा, ये नहीं होता है दवाई एकदम से बंद कर बंद दिया कर जाए। देंगे, हाँ। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे एक्सेस में जो है शरीर से सोडियम या पोटेशियम की कमी हो जाती है। ज़्यादातर ये जो एल्डरली या बढ़ी हुई उम्र के लोग होते हैं, उनमें होता है। तो हुँ। उनमें वो कंपोनेंट हम दवाई में नहीं देते हैं ठीक है। ऑलरेडी। हुँ। लेकिन हाँ, दवाई बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है कि हुँ। कौन-सी किसको सूट कर रही है। बिल्कुल। और ये कैसे पता चलेगा कि किसको सूट कर रही है दवाई या किसको नहीं सूट कर रही है? उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या बदलाव ऐसे हमें दिखाई देते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं।
अगर हम कोई दवाई शुरू करते हैं तो मरीज़ आकर हम हमारे को बोलता है कई बार कि हमारे को घबराहट सी महसूस हो रही है इस दवाई को लेते ही। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है इस दवाई को लेने के बाद, या फिर जो है चक्कर से आ रहे हैं। तो वहीं पर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये दवाई लेने के बाद जो है आपका बीपी कंट्रोल ही हो, कई बार बहुत नीचे भी पहुँच जाता है। हुँ। तो वो सूट नहीं कर रही होती है वो ठीक है, दवाई, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हो है। सकती है। आपने जैसे कहा था कि ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है, जिसकी वज़ह से कई बार सोडियम जो है वो शरीर से निकलने लगता है। कुछ लोग अलग से भी कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं कि बीपी को कम करने के लिए, तो दवाइयाँ भी ले रहे हैं और कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं बीपी को कम करने के हुँ। लिए, तो दोनों मिलकर के ज़्यादा बीपी तो नहीं डाउन करा सकते? अब वो नुस्खे क्या साइंटिफिकली प्रूव भी है, करेक्ट हैं कि नहीं है, पहले तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं बोल सकते कि कई बार जो है, उनकी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो सकती हैं हुँ, लोगों की। सो उनको बहुत प्यार से और साइंटिफिकली समझाने की आवश्यकता है, काउंसल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम, वो और सब मिलकर उन्हीं की हेल्थ को करेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हुँ। बात उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। कुछ ऐप्स से आपने सुने होम रेमेडीज़ जो अक्सर लोग फ़ॉलो करते हैं? काफ़ी लोग गार्लिक और लेमन वाटर को लेते हैं और ये कुछ हद तक वर्क भी करता है। हुँ, इनमें गार्लिक का ज़्यादा रोल होता है, उसमें एलिसिन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी टाइम के लिए जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल हो मिल जाता है। सकता है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि हुँ, इससे परमानेंटली क्योर हो जाए, मतलब वो दवाइयों को सारी रिप्लेस नहीं किया जा सकता दवाइयों को इससे। रिप्लेस नहीं करा जा सकता है, अगर खासकर तब जब रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों। हुँ, हुँ, हुँ। अगर नहीं है मौजूद तो एक हद तक हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। पर डॉक्टर बीपी की दवाइयों को लेकर के लोगों के मन में सबसे जो बड़ा डर वो यही है कि हम जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक बीपी कंट्रोल में रहेगा। हमने जैसे ही छोड़ा तो फिर से बीपी बाउंस बैक हो जाएगा, तो हमें तो दवाइयों की आदत लग जाएगी फिर। तो इसमें डरने की बात नहीं है। हुँ, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना है। आप अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आप 2 या 3 दवाइयों पर हैं तो वो घटकर 1 या उसकी भी आधी दवाई हो जाए। अच्छा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। आपकी हेल्थ अच्छी ना हो और आप दवाई नहीं ले रहे हैं, हुँ, तो एम्बैरेसमेंट से बढ़िया ये है कि भई आपकी हेल्थ सही रहे, भले ही आप राइट। दवाई ले रहे हो। और अगर किसी ने डिले किया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने वाली चीज़ों को और उनका बीपी अक्सर बढ़ा ही रहता है, तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में? ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि एक बार जो है, जैसे कि मैंने बताया, साइलेंट किलर होता है ब्लड प्रेशर, तो सर की नस फट सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और ये चीज़ें तब होती हैं जब पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनको ये चीज़ होने वाली होने है। वाली उन्हें ना है। सर में दर्द होता है, ना चक्कर आता है, बीपी एकदम तमाम हाई ग्रेड की तरफ बढ़ जाता है, और ये चीज़ें सडनली होती हैं, और घरवाले ये बोलते हैं कि ये तो एकदम ठीक से बैठे थे, सडनली ये चीज़ हुई, ये अचानक कैसे से। हुआ? हाँ, उनको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, किडनियाँ एकदम डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से फाइनली और अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं बता दूँ कि डायलिसिस और इन सब में जब लिप्त हो जाता है, तो एक आदमी ही नहीं, पूरी फैमिली सफ़र करती है इससे। राइट। मतलब बीपी को ऐसे हमें वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है और बहुत जैसा ही कि गंभीर आपने बताया प्रॉब्लम है। कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसको भी लेने का कोई सही समय, सही तरीका होता है? अक्सर जैसे हमारे यहाँ है कि भूल जाते हैं लोग, तो हुँ। दवाइयों की डोज़ अगर भूल गए, तो फिर ऐसा है कि डबल डोज़िंग लें, तो थोड़ा-सा उसके अराउंड में जो चीज़ें हैं वो बताइए? कोशिश करें कि दवाई जिस टाइम पर डॉक्टर ने शुरू करी है, उसी टाइम पर लें। ठीक है। अगर मिस हो जाती है अगर आपकी दवाई, तो उस टाइम का ब्लड प्रेशर तुरंत नापें और बीपी की दवाई तुरंत ले लें। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसकी डबल डोज़िंग ना करें। अगले दिन ना करें वैसा। एकदम से ना करें। हुँ, सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप डॉक्टर से किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कर पाएँ या हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड प्रेशर नपवा कर कॉन्टैक्ट कर पाएँ, तो वो बेस्ट तरीका है। हुँ, लेकिन अपने आप से डबल डोज़िंग ना करें। ठीक है। लेने का तरीका, कई बार हम डॉक्टर्स को भी जो है काफ़ी दिक्कत होती है कि किस टाइम बीपी बढ़ा है, क्योंकि ओपीडी बेसिस पर ये जज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता हाँ। है कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है। हुँ, हम सुबह दे रहे हैं, सुबह कंट्रोल रहता है, दोपहर में बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। तो इन सब चीज़ों में जो 24 आवर का बीपी की जो मशीन है, वो कारगर साबित होती है। हुँ, आप 1 से 2 दिन उसे लगाएँ, तो पूरा चार्ट सामने आ जाता है कि मरीज़ का बीपी कब बढ़ रहा है। हाँ, ख़ासकर उसके होम एनवायरनमेंट में, जब वो अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहा कर है। रहे हैं तब। तो अकॉर्डिंगली हम बीपी की दवाई को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे जो दवाइयों से रिलेटेड तमाम धारणाएँ हैं लोगों के मन में कि सही समय क्या है, इस तरीके की चीज़ें। जो दवाइयाँ हैं, अगर
ऐसा कुछ होता है कि मतलब रोज ही लेनी होती हैं या विद टाइम टेपर ऑफ हो सकती हैं? क्योंकि लोग हैं कि लाइफस्टाइल में भी बदलाव धीरे-धीरे करने लगते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाए, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हुँ। है। जिन लोगों को केवल लाइफ़स्टाइल से या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो है या स्ट्रेस लेवल्स की वजह से बीपी बढ़ा बढ़ा रहता है, रहता है, हाँ। मजबूरी में उनको कुछ लो डोज़ की दवाइयाँ हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, जब इम्प्रूवमेंट वो लाते हैं अपने में, मेहनत करते हैं, तो बीपी लोअर साइड भी जाने लगता है। हुँ, ऐसे टाइम पर हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपका ऊपर वाला बीपी 100 के नीचे जा रहा है या एक्सट्रीम या बहुत ज़्यादा आपको जो है थकान महसूस हो रही है, तो हुँ, बीपी नापिए आप, और अगर वो जो है 100 से नीचे जा रहा है, हुँ, तो उस समय की दवाई आप होल्ड करें। ठीक है। परसिस्टेंटली दिन डे बाय डे आप अपना बीपी नापें। अगर परसिस्टेंटली आपका बीपी उसी रेंज में आ रहा है, हुँ, हुँ, तो आप आकर हमसे मिलें, और हो सकता है कि हम उस दवाई को रोकें हुँ। कुछ समय के लिए, एंड व्हाई नॉट, बीपी की दवाई बंद भी बंद भी हो हो सकती सकती है, है। बिल्कुल। अगर कोई बीपी का मरीज़ हमारी इस वीडियो को देख रहा है या उनके आस-पास में घर में कोई है ब्लड प्रेशर का मरीज़, आपके हिसाब से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं एसओएस के तौर पर, कोई ऐसे डिवाइस, कोई ऐसे मेडिसिन्स जो हमेशा अपने घर पर रखनी चाहिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, मैं अपने हर एक पेशेंट को कम से कम ये तो बोलता हूँ कि एक बीपी की मशीन ज़रूर होनी चाहिए ठीक घर है। पे। हुँ। वो आपका बीपी ठीक भी हो गया है, तो आपके किसी संबंधी या पड़ोसी के काम आ सकता हुँ, है, हुँ, हुँ। जिस समय ज़रूरत पड़ रही है तो। तो ये तो होना ही चाहिए। साथ में जो है, कोई मैं सच पर्टिकुलर दवाई का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग कुछ दवाइयाँ लो डोज़ में अपने पास रखते हैं। हुँ, हुँ। तो बीपी चेक करने के बाद अगर बीपी जो है परसिस्टेंटली 140/90 से ऊपर आ रहा है, मरीज़ को कभी-कभार बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है उसकी वजह से, हुँ, हुँ। तो आप डॉक्टर को, अगर आपका हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर को फ़ोन पर या कैसे भी कॉन्टैक्ट कर कर वो दवाई ले सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल तक पहुँचते-पहुँचते कम से कम वो एक रेगुलर लेवल तक बीपी मेंटेन कर और पाएँ। जेनेरिक नाम बता सकते हैं आप उन दवाइयों के? जेनेरिक नामों में एम्लोडिपिन होता है, हुँ, सिलिनिडिपिन होता है, तो 5 मिलीग्राम की ये बहुत कॉमन सी दवाई होती है। ठीक कुछ है। लोगों को टेल्मिसार्टन दवाई पता होगी, जो हुँ, बहुत ही कॉमन सी दवाई है। हुँ। लेकिन हम प्रेफ़र करते हैं, जिसने आज तक दवाई नहीं ली है, तो वो एम्लोडिपिन नाम से 5 मिलीग्राम की दवाई ले सकते रख हैं। सकता है। लेकिन सिर्फ़ डॉक्टर की सलाह के बाद ही हुँ, लें। हुँ। खुद से नहीं लेना है। खुद से नहीं लेना है, क्योंकि बैकग्राउंड में जब डॉक्टर पूछता है, तो वो कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में और भी पूछता है कि उसे कुछ और डिज़ीज़ेज़ या और बीमारियाँ तो नहीं है, जिसके साथ ये दवाई इंटरैक्ट कर सकती है। हाँ, ये भी दिक्कत हो सकती है। और कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो हम हमेशा ध्यान में रखें अगर हाइपरटेंशन है किसी को कि ये बदलाव दिख रहे हैं या अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस या साइन्स दिखे तो तुरंत आप हॉस्पिटल भागिए या डॉक्टर से मिलिए? अगर उसे, वैसे तो ये कॉमन सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन अगर उसे बहुत ज़्यादा थकान हुँ, या बहुत ज़्यादा सर में दर्द या आँखों के सामने ब्लरीनेस हो रही है, हुँ, हुँ, डिज़ीनेस, चक्कर से आ रहे हैं, पैरों और हाथों में सुन्नपना आए जा रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, जकड़न सी लग रही है सीने में। हुँ, ये कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, जो केवल हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ नहीं, इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर की तरफ भी पॉइंट आउट कर करते हैं। सकते हैं। कुछ बिल्कुल। ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें भी बीपी बढ़ सकता है जैसे प्रेगनेंसी में सुनते हैं हम कि बीपी बढ़ गया हुँ। या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस तो ये भी हम एक ध्यान में रख कर के चलें? प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना बहुत ही कई बार डेंजरस भी हो जाता है। हुँ, इनको 3 भागों में कई बार डिवाइड करा जाता है, जैसे कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन, कि मरीज़ को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, हुँ, हुँ, फीमेल को, और प्रेगनेंसी के समय बढ़ गया। बढ़ गया, 20 हफ्ते के बाद जो है प्रेगनेंसी के जो होता है, उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो वो अलग तरीके का होता है। ठीक है। इन सब में दवाइयों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयाँ हम जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे पाते। राइट, हाँ। तो उनमें कुछ ही दवाइयाँ होती हैं, 2-3 होती हैं, हुँ, हुँ, जो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही शुरू करी जा सकती है। ठीक है, डेफ़िनेटली, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर जो है बीपी बढ़ता है, तो इससे मदर को और बच्चे को, दोनों को रिस्क होता हो है। सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक उनमें है। जो है खून की मात्रा पहुँचनी कम हो सकती है। लो बर्थ वेट वाले बेबीज़ पैदा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर समय पर इसका इलाज शुरू कर दिया गया और कंट्रोल करा गया, हुँ, हुँ। रेगुलर डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद, तो सारी चीज़ें कंट्रोल में भी आ जाती हैं। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर अगर जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, लंबे समय तक उनको ये दिक्कत है, दवाइयों पर भी हैं, सब चीज़ें कर भी रहे हैं, उसके बावजूद रिवर्स नहीं हो रहा है, तो आप मतलब हो सकता है मे बी वो कुछ गलतियाँ कर रहे हों, तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आप ऐसे कुछ टिप्स या एडवाइस देंगे अब हमारी ऑडियंस को कि आप ये 2-3 चीज़ें करेक्ट कर लीजिए, ये 2-3 चीज़ें अवॉइड करिए सो दैट अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो वो लंबे समय तक सही रहे, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो?
जो सबसे कॉमन मिस्टेक करता है कोई भी आदमी, वो चाहे उसके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, वो की दवाई छोड़ देता है छोड़ काफ़ी देता है, टाइम हाँ। लेने के बाद कि अब मेरा बीपी नॉर्मल आने लगा है, कुछ दिन तो छोड़ सकता छोड़ हूँ मैं। सकते और ये काफ़ी लोग इवन कई बार तो कुछ डॉक्टर्स के रिलेटिव्स सब करते हैं ये। ऐसा नहीं है कि जो आ रहे हैं डॉक्टर के पास जिनके फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है वही लोग, काफ़ी लोग करते हैं हुँ, ये चीज़। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होता है। ठीक है। तो सबसे कॉमन कॉज़ ये है। हुँ, उसके अलावा जो है, जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को हमेशा, हमेशा कोशिश करें कि 30 से 35 मिनट अपने लिए निकालें। जैसे निकालना। आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये एक आपकी रेगुलर हैबिट बन चुकी है। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही 30 टू 35 मिनट्स आप वॉकिंग या जॉगिंग को अपनी लाइफ़ में सम्मिलित कर लें। हुँ, अगर ये हो गया, तो गारंटीड है कि आपकी काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस लेवल्स डाउन जाएँगे और बीपी कंट्रोल होगा। ठीक है। वेट को अपना रिड्यूस करने की कोशिश करें। हुँ, जो दवाइयों से नहीं, नेचुरल वे आउट से अगर आप कर सकें, अपने खाने में लो सॉल्ट डाइट, लो ऑयल डाइट अगर आप कर सकें, जितना कम भी कर सकें, हुँ, 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 उतना करके देखें। बहुत अच्छा कंट्रोल होने के चांसेस हैं, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों से। नींद पूरी लें, हुँ, स्क्रीन टाइम अपने फ़ोन का कम करें। अपने जो आजकल जो है हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई कम है। हो गई है। कोशिश करें कि आप और अपने बच्चों को भी खूब ज़्यादा मोटिवेट करें कि बाहर जाके बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, बजाए इसके कि वीडियो गेम्स हुँ, खेलें। मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी बहुत, ज़रूरी है। बहुत, बहुत। यही 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम ये बदल मेन लें है। तो कंट्रोल में रह तो सकता है काफ़ी डायबिटीज़। ज़्यादा हद तक कंट्रोल में रहा जा सकता है। ग्रेट। हम भी यही चाहेंगे कि जो भी हुँ, ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही है, आपने जो चीज़ें बताई उसको फॉलो करें, अपनी लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट करें सो दैट अगर उनको हाइपरटेंशन की समस्या है तो वो बहुत हद तक कंट्रोल में रह सकती है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस हुँ, सेशन में जुड़ने के लिए और हुँ। इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। बिल्कुल मैडम, थैंक थैंक यू। यू सो मच वेलकम। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को ओके, यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।